हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं अशोक चपराना, ताज करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हनुमानगढ़ जिले की। किसकी करेंगे? हनुमानगढ़ जिले की। अगर हम हनुमानगढ़ जिले को देखें तो ये राजस्थान के उत्तरी भाग में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? उत्तरी भाग में मिलता है यहाँ पर। ठीक है। इसका प्राचीन नाम देखें अगर हम, प्राचीन नाम, प्राचीन ये योद्धे प्रदेश का हिस्सा था। योद्धे प्रदेश। और ये योद्धे प्रदेश है जो, इसमें दो जिले आते हैं, एक आता है गंगानगर और एक आता है हनुमानगढ़। कौन कौन से आते हैं? एक आता है गंगानगर और एक आता है हनुमानगढ़। ठीक है, दो जिले आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद हम इसके उपनाम की बात करें। उपनाम है इसका फलों की टोकरी। फलों की टोकरी। ठीक है, उपनाम क्या है? फलों की टोकरी। उसके बाद देखें हम इसका, अगर भौतिक विभाजन देखें, भौतिक विभाजन की दृष्टि से तो ये मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है। मरुस्थलीय प्रदेश। कौन से प्रदेश का हिस्सा है? मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ की अगर जलवायु की बात करें हम, तो जलवायु है अर्ध शुष्क। कैसी है? अर्ध शुष्क। कोपेन के अनुसार देखें तो BWHW जलवायु कैसी है? अर्ध शुष्क है। कोपेन के अनुसार देखें तो कैसी है? BWHW। बात करें यहां पर मिट्टी की, मिट्टी कैसी है? यहां पर काली भूरी मिट्टी है, काली पीली मिट्टी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर फसल की। फसल यहां सर्वाधिक जो होती है गेहूं और कपास। गेहूं, कपास, गन्ना। फसल कौन सी होती है? गेहूं, कपास और गन्ना। ठीक है। बात करें यहां पर वनस्पति की। वनस्पति, वनस्पति है मरुदभेद। मरुदभेद। ठीक है। जलवायु हो गई। उसके बाद शुभंकर की बात करें। शुभंकर वो है छोटा किलकिला। छोटा किलकिला। हनुमानगढ़ को जिला कब बनाया गया था? 12 जुलाई 1994। ठीक है। हनुमानगढ़ को जिला कब बनाया गया है? 12 जुलाई 1994। शुभंकर छोटा किलकिला होगा। वनस्पति मरुदभेद रहेगी। ठीक है। मिट्टी पीली भूरी। उसके बाद बात करें यहां पर लिंगानुपात की। लिंगानुपात वो है 9 से 6। जनसंख्या घनत्व देखें वो है 189। जनसंख्या घनत्व कितना है? 189। उसके बाद देखते हैं यहां पर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यहां पर आती है घग्गर नदी। घग्गर नदी। देखो, घग्गर नदी की पहले हम उद्गम की बात करते हैं। इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम होता है इसका शिवालिक की पहाड़ी। उद्गम कहां से होता है? शिवालिक की पहाड़ी। शिवालिक की पहाड़ी कहां पर पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद हम इस नदी के उपनामों की बात करते हैं। उपनाम क्या है इसका? सबसे पहले देखते हैं राजस्थान का शोक नदी। राजस्थान का शोक। सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, मृत नदी,
ठीक है। राजस्थान का शोक, सरस्वती नदी, मृत नदी, और देखते हैं यहां पर मृत नदी। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र, उसे नट या पाट कहा जाता है, पाट कहा जाता है। नट या पाट कहा जाता है। घग्गर नदी को हम देखें तो ये जो राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश वो करती है टिब्बी तहसील से। कहां से करती है? टिब्बी। ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है हनुमानगढ़ में। राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो करती है टिब्बी नामक स्थान से। ये कहां पर पड़ता है? हनुमानगढ़ में। उसके बाद ये हनुमानगढ़ में एक तलवाड़ा झील में अपना पानी घेरती है, तलवाड़ा झील। इसमें भी पानी के कौन सी नदी घेरती है? घग्गर नदी। तलवाड़ा झील है जो राजस्थान की सबसे नीचाई पर स्थित झील है, नीचाई पर स्थित झील है। तलवाड़ा झील है जो कहां पर है? ये हनुमानगढ़ में। राजस्थान में सर्वाधिक नीचाई पर स्थित झील कौन सी है? तलवाड़ा झील है। आप बताइए राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील। नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से गंगानगर। इसका जो कभी कभी पानी है जो वो चले जाता है, जब ज्यादा वर्षा ऋतु होती है तो फोर्ट अब्बास तक चले जाता है। फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है। जब ज्यादा वर्षा ऋतु होती है तो इसका जल कहां चले जाता है? फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जब चले जाता है तो ये राज्य की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है, राज्य की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी, अंतरराष्ट्रीय नदी राज्य। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर घग्गर नदी की। इसका जो उद्गम हुआ है वो हुआ शिवालिक की पहाड़ी। और शिवालिक की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। नेक्स्ट इसके उद्गम की बात, उपनामों की बात करें तो इसे राजस्थान की शोक नदी कहा जाता है, राजस्थान की शोक नदी कहा जाता है, सरस्वती नदी कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है ऋग्वैदिक काल में यहाँ पर सरस्वती नदी बहती थी। ठीक है। मृत नदी कहा जाता है, दृष्टवती नदी कहा जाता है, स्वतर नदी इसे ही कहा जाता है, और लेटी हुई नदी। ठीक है। उसके बाद जो इसका प्रवाह क्षेत्र है उसको नट, पाट या नाली कहा जाता है। नट, पट, पाट या नाली कहा जाता है इसके प्रवाह क्षेत्र को। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पर इसका जो प्रवेश होता है वो टिब्बी नामक स्थान से होता है, हनुमानगढ़ में से। और ये वहां से चलकर हनुमानगढ़ में ही तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। कौन सी झील का करती है? तलवाड़ा झील का। ठीक है। ये जो तलवाड़ा झील है ये सबसे नीचाई पर स्थित झील है। तलवाड़ा झील है जो राजस्थान में सर्वाधिक नीचाई पर स्थित झील है। ये कहां पर है? हनुमानगढ़ में ही। नेक्स्ट बात करें, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर है। कभी कभी वर्षा ऋतु जब अधिक जल आता है तो इसका पानी है जो फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान तक चले जाता है। कहां तक चले जाता है? पाकिस्तान तक। और जब पाकिस्तान तक चले जाता है तो राज्य की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी कहलाती है। ठीक है। उसके बाद देखें आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी यह गंगानगर और हनुमानगढ़ में जाकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है।
विलुप्त होने के कारण इसे आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी माना जाता है। उसके बाद देखें इसके किनारे सभ्यताएं, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। इसके किनारे ये सभ्यताएं कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। ठीक है, प्रमुख सभ्यता कौन कौन सी है? कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता सर्वप्रथम देखते हैं इसका खोजकर्ता कौन था? खोजकर्ता कौन हो? अमलानंद घोष। कब की थी? अमलानंद घोष कब की थी? हाँ साहब, 1952। डेट दोनों आएंगी, 1951-52। आपको अगर दोनों आ जाएं तो 1952 करना। उसके बाद बताओ इसका उत्खनन करता। बीवी लाल और बी के थापड़। कब किया था उत्खनन? 1961 से 69। 1961 से 69 तक। ठीक है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ वो होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। उसके बाद देखते हैं यहां पर इसकी जो प्रमुख विशेषता है, प्रमुख विशेषता वो है यहाँ की जो सड़कें बनी हुई थी वो चेम्सफोर्ड पद्धति पर थी। कौन सी पद्धति पर थी? चेम्सफोर्ड या ऑक्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड या ऑक्सफोर्ड पद्धति पर थी। चेम्सफोर्ड या ऑक्सफोर्ड, इसका अर्थ क्या होता है? इसमें जो जितनी भी सड़कें बनी हुई थी वो बिल्कुल समकोण पर काटती थी। ठीक है, समकोण पर काटने के कारण इसको जाल पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाल पद्धति। उसके बाद देखते हैं इसमें जो घर बने हुए थे उनका मुख्य दरवाजा कहां रहता था? इसमें प्रमुख घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर गली में खुलते थे। नेक्स्ट देखते हैं, यह एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। आर्य सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता। नगरीय सभ्यता थी। जो समाज था वो कैसा था? मातृसत्तात्मक। समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहां पर खेती के साक्ष्य मिले हैं। खेती के साक्ष्य, कोमा लकड़ी का हल मिला हुआ, लकड़ी का हल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहां पर एक स्वास्तिक चिन्ह मिला है। वास्तु दोष निवारण के लिए स्वास्तिक चिन्ह मिला है। यहां पर मकान में दरार के अवशेष मिले हैं। मकान में दरार, और दरार होने के कारण क्या है? यहां पर भूकंप के साक्ष्य मिले।
भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। एक यहां पर एक छिद्रित खोपड़ी मिली है, छिद्रित खोपड़ी मिली है, और छिद्रित खोपड़ी मिलने के कारण यहां पर शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले हैं। कितने छेद थे इसमें? 6 छेद थे इसमें। उसके बाद देखते हैं यहाँ की जो लिपि थी वो थी बुस्टोफेदन, बुस्टोफेदन लिपि। लिपि कैसी थी? बुस्टोफेदन लिपि थी। भूकंप के साक्ष्य मिले। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर नाली के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। और एक इतिहासकार आता दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। तीसरी राजधानी कहा है। ये हो गई हमारी कालीबंगा सभ्यता के बारे में। एक देखते हैं इसमें जो उस समय दुर्ग बने हुए थे, 2 टीलों में बटा हुआ था। एक तो पश्चिमी टीला था, एक पूर्वी टीला। ये पूर्वी टीला था, ये बिना दुर्गीकरण के था, बिना दुर्गीकरण के। और बिना दुर्गीकरण के होने के कारण यहां पर आम लोग रहते थे या गरीब व्यक्ति। जबकि ये पश्चिमी टीला था, ये कैसा था? ये दुर्गीकृत था। और दुर्गीकृत होने के कारण यहां पर राजा रहता था और राजनीतिक गतिविधियां इसी में होती थी। राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां कौन से में होती थी? ये होती थी पश्चिमी टीला में। एक यहां पर 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। एक यहां पर जो ईंटों का प्रयोग किया गया था, ईंटों का प्रयोग, वो थी कच्ची ईंटें, कच्ची ईंटें। हालांकि बाद में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इन ईंटों का आकार बताइए। ईंटों का आकार 4:2:1, ठीक है। और यहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग होने के कारण इसे दीनहीन बस्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता था? दीनहीन बस्ती। कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा जाता था? दीनहीन बस्ती कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर। एक आती है यहां पर सिद्धमुख परियोजना। सिद्धमुख परियोजना, सिद्धमुख परियोजना, इसका जो नींव रखी थी, वो रखी थी 1989 में। 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा। राजीव गांधी द्वारा
इसकी जो नींव रखी थी 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा बरानी गांव में रखी थी। बरानी गांव। और ये बरानी गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हनुमानगढ़ में। ठीक है, नीम कहाँ रखी थी? बरानी गांव में रखी थी। उसके बाद देखते हैं इसका 2002 में जो लोकार्पण किया था, लोकार्पण वो किया था सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी ने नीम तो रखी थी 1989 में, राजीव गांधी ने। लोकार्पण कभी हुआ था? 2002 में। ठीक है, इसी दिन इसका नाम बदलकर राजीव गांधी इसी दिन इसका नाम बदलकर राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना कर दिया। सिद्धमुख परियोजना कर दिया। नाम बदलकर क्या कर दिया? राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना। और इसका जो सिंचाई होती थी वो होती थी बीकानेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू। ठीक है, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू। उसके बाद हम बात करेंगे जो वो करेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, इसका पहले नाम था राजस्थान नहर। राजस्थान नहर उपनाम है इसके राजस्थान की जीवन रेखा। राजस्थान की जीवन रेखा या राजस्थान की मरुगंगा। राजस्थान की मरुगंगा, ये इसके नाम थे। राजस्थान नहर, राजस्थान की मरुगंगा या राजस्थान की जीवन रेखा। ठीक है, इसकी जो परिकल्पना की थी सर्वप्रथम, परिकल्पना वो की थी महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने परिकल्पना किसने की थी? महाराजा गंगा सिंह ने। लेकिन प्रथम जो सार्थक प्रयास किया था, प्रथम सार्थक प्रयास वो किया था महाराजा शार्दुल सिंह ने। महाराजा शार्दुल सिंह। ठीक है, पिछली बार यह क्वेश्चन वीडियो में आया था। प्रथम बार सार्थक प्रयास किसने किया था? महाराजा शार्दुल सिंह ने। इसका जो इंजीनियर था, इंजीनियर वो था कंवर सेन। इंजीनियर कौन था? कंवर सेन। ठीक है, इसको निकाला कहां से गया था? इसको निकाला गया था सतलज और व्यास दोनों के संगम हरि के बैराज से। कहां से निकाला गया था? सतलज और व्यास के संगम हरि के बैराज से। यहां से निकाला गया था कौन सी नहर परियोजना को? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, यह राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो टिब्बी नामक स्थान से करती है। कहां से प्रवेश करती है? टिब्बी नामक स्थान से। राजस्थान में जो प्रवेश करती है टिब्बी नामक स्थान से। ठीक है, और सर्वप्रथम ये जाती थी मसीतावाल हेड तक। मसीतावाल हेड तक। ये कहां पर पड़ता है? ये हनुमानगढ़ में पड़ता है। मसीतावाल हेड ये कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ में। उसके बाद जो द्वितीय चरण चालू हुआ था वो गई थी ये द्वितीय चरण में पुंगल
से मोहनगढ़ तक। द्वितीय चरण में कहां तक गई थी? पुंगल से मोहनगढ़ तक। और तृतीय चरण में मोहनगढ़ से गडरा रोड तक। गडरा रोड कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है बाड़मेर। गडरा रोड कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है बाड़मेर। ठीक है, इसमें यहां से और यहां तक ये लगा हुआ है राजस्थान फीडर। क्या लगा हुआ है? राजस्थान फीडर। अगर इस राजस्थान फीडर की हम लंबाई देखें तो ये है 2 से 4 किलोमीटर। राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? 2 से 4 किलोमीटर। अगर इस राजस्थान फीडर की लंबाई ओनली राजस्थान में देखें तो वो है 34 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 34 किलोमीटर है। इस पर 7 लिफ्ट नहर परियोजनाएं, 7 लिफ्ट नहर परियोजना प्लस 9 शाखाएं बनी हुई हैं। 9 शाखाएं, 7 लिफ्ट नहर परियोजनाएं और कितनी है? 9 शाखा बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की वजह से एक यहाँ पर गांव पड़ता है बड़ोपल। बड़ोपल ये कहां पड़ता है? हनुमानगढ़। ये जो गांव है ये सर्वाधिक सेम समस्या के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सेम समस्या के लिए। सेम समस्या के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? बड़ोपल, हनुमानगढ़। सेम समस्या क्या है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की वजह से यहाँ पर इस इलाके में मतलब जल स्तर बढ़ जाता है और यहाँ पर सेजे लग जाते हैं। सेजे लगने के कारण इस गांव को किसके लिए प्रसिद्ध किया है? सेम समस्या के लिए। इसका जो निवारण है वो है सफेदा के पेड़। निवारण क्या है? सफेदा के पेड़। इस निवारण के लिए यहाँ पर क्या लगाए गए हैं? यहाँ पर सफेदा के पेड़ लगाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस भटनेर दुर्ग पर बात करते हैं और भटनेर दुर्ग के बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं। देखो, इसका जो निर्माता था वो था भूपत भाटी। उसके बाद इसके उपनाम की बात करते हैं। उपनाम उत्तरी सीमा का प्रहरी। उत्तरी सीमा का प्रहरी। ठीक है, इसका जो निर्माता था वो था भूपत भाटी और जो उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है इस दुर्ग को। उसके बाद देखते हैं इसका प्रकार। देखते हैं तो प्रकार है इसका धानवन प्रकार का दुर्ग है। किस प्रकार का दुर्ग है दोस्तों? ये है धानवन प्रकार का। ठीक है, धानवन प्रकार का दुर्ग है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 13 से 98 में। कब? 13 से 98 में यहाँ का शासक था दूलचंद भाटी। ठीक है, इस पर आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। दूलचंद भाटी यहाँ का शासक था और तैमूर लंग ने यहाँ पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? दूलचंद भाटी जो वीरगति को प्राप्त हुए थे। दूलचंद भाटी ने केसरिया किया था और केसरिया करने के बाद ये किसको प्राप्त हुए थे? ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। और जब ये वीरगति को प्राप्त हुए तो यहाँ पर महिलाओं ने जौहर किया। महिलाओं ने क्या किया था? जौहर। महिलाओं ने जौहर किया और राजस्थान का ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था? जौहर किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं
यह राज्य का सबसे प्राचीन दुर्ग है। प्राचीन दुर्ग है। राज्य का सबसे प्राचीन दुर्ग है। और सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण हुए हैं वो भी इसी दुर्ग पर हुए हैं। ठीक है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण वो कौन से दुर्ग पर हुए हैं? इसी पर हुए हैं। सबसे प्राचीन दुर्ग है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, इसका जो शिल्पी था वो था केकैया। शिल्पी केकैया। शिल्पी कौन था? केकैया था। यहाँ पर 52 कुंड है। इस दुर्ग में 52 कुंड के अवशेष मिले हैं। 52 कुंड के अवशेष मिले हैं। और यहाँ पर देखते हैं 1805 में बीकानेर का शासक था महाराजा सूरत सिंह। महाराजा सूरत सिंह बीकानेर का शासक था महाराजा सूरत सिंह। इस सूरत सिंह ने इस दुर्ग को मंगलवार को जीता था। कब जीता था? मंगलवार को। मंगलवार को बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। इसने भटनेर दुर्ग को मंगलवार को जीत लिया था। और मंगलवार को जीतने के कारण इस दुर्ग का नाम उसने हनुमानगढ़ रख दिया। इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया दोस्तों? हनुमानगढ़। अब इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़। ठीक है, मंगलवार को जीतने के कारण इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़ रख दिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक कालीबंगा सभ्यता का संग्रहालय है। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता का संग्रहालय है। कालीबंगा सभ्यता का संग्रहालय ये कहां पर है? ये भी हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, इसमें क्या है? कालीबंगा सभ्यता से संबंधित जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं वो सुरक्षित इसी में रखे हुए हैं। ठीक है, कालीबंगा के अवशेष, कालीबंगा के अवशेष सुरक्षित रखे हैं। कहाँ रखे हुए हैं दोस्तों? ये रखे हुए हैं कालीबंगा संग्रहालय में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रमुख मंदिरों की बात करें तो यहाँ पर है गोरखनाथ जी का मंदिर। गोरखनाथ जी का मंदिर, गोरखनाथ जी का मंदिर। उसके बाद गोगा जी का मंदिर, गोगा जी का मंदिर। ये कहां पर है? ये है नौहर हनुमानगढ़। नौहर हनुमानगढ़। ठीक है, इसका जो निर्माता था वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। लेकिन इसका आधुनिक निर्माता देखें, आधुनिक निर्माता वो है, या पुनर्निर्माण की बात कहें वो है महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, ये जो मंदिर बना हुआ है ये मकबरे नुमा बना हुआ है। मकबरे नुमा। मंदिर का जो आकार है वो कैसा है? इस मंदिर का जो आकार बना हुआ है वो मकबरे नुमा बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा इसका जो पुजारी होता है उसको चायल कहा जाता है। पुजारी को क्या कहा जाता है दोस्तों? चायल कहा जाता है। पुजारी को क्या कहा जाता है? चायल कहा जाता है। इस दुर्ग पर जो पुजारी होता है वो 1 महीने हिंदू रहता है, बाकी 11 महीने मुसलमान रहता है। कायम खां मुसलमान। कायम खां मुसलमान प्लस
एक माह कौन रहता है? हिंदू। एक माह कौन रहता है? हिंदू रहता है। जबकि 11 महीने का रहता है कायम खां जाति का मुसलमान रहता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? चायल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी माता का मंदिर है। ब्राह्मणी ब्राह्मणी माता का मंदिर। ब्राह्मणी माता का मंदिर बना हुआ है। एक शिला माता का मंदिर बना हुआ है। शिला माता का मंदिर, ब्राह्मणी माता का मंदिर बना हुआ है, शिला माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, ये जो शिला माता का मंदिर है, हालांकि शिला माता का जो मूल मंदिर है वो तो है चाकसू में, लेकिन इस मंदिर में एक मंदिर यहाँ भी बना हुआ है। इस पर नमक का पानी चढ़ाया जाता है। नमक का पानी चढ़ाया जाता है। नमक का क्या चढ़ाया जाता है? यहाँ पर पानी चढ़ाया जाता है। ठीक है, इसकी पूजा करने से चर्म रोग दूर होता है। उसके बाद यहाँ पर एक कबूतर साहिब गुरुद्वारा है। कबूतर साहिब गुरुद्वारा, और ये कहां पर है? ये भी नौर हनुमानगढ़ में भी है। कबूतर साहिब जो गुरुद्वारा है ये कहां पर बना हुआ है? ये भी नौर में बना हुआ है। एक और है यहाँ पर भद्रकाली माता मंदिर। भद्रकाली माता मंदिर, यहाँ के ये प्रमुख मंदिर हो गए। देखो, ब्राह्मणी माता, शिला माता मंदिर, कबूतर साहिब गुरुद्वारा, भद्रकाली माता मंदिर और गोरखनाथ मंदिर और गोगा जी मंदिर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक करणपुरा गांव है। कौन सा गांव है? करणपुरा। और ये करणपुरा गांव है, इसमें 45 से वर्ष पुराने 45 से वर्ष पुराने मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। मानव कंकाल के अवशेष, मानव कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? करणपुरा गांव से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एक राज्य का प्रथम सिंचाई थाना बना हुआ है। सिंचाई थाना, राज्य का प्रथम सिंचाई थाना, ये कहां पर है? ये भी नौर में है। ठीक है, राज्य का प्रथम सिंचाई थाना वो कहां पर है? नौर, हनुमानगढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति था लक्ष्मण व्यास। लक्ष्मण व्यास वो कौन था? जो नई संसद भवन बनी है, संसद भवन में अशोक स्तंभ का वास्तुकार था। वास्तुकार, जो नई संसद भवन बनी है इसमें जो अशोक स्तंभ बना हुआ है, इसका वास्तुकार कौन है? ये है लक्ष्मण व्यास। और लक्ष्मण व्यास का संबंध कहां से आता है? यहीं से आता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।